नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी की क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 और 30 की, यानी कि शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसके संबंध में बात करेंगे। इससे पहले हमने धार्मिक आज़ादी की बात की जो कि अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इस क्लास में हमको जो बात करना है वो 29 और 30 के इर्द गिर्द बात करना है। 29 और 30 जब मैं बात करूँ तो इसका मतलब आर्टिकल 29-30 है। ठीक है, इसकी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की। ठीक है, आर्टिकल 29 जो है यह बात करता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका आधार बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति हो सकती है। देखिए, पहली बात तो थोड़ा अल्पसंख्यक को मैं परिभाषित करूं आपको, ताकि आप समझ पाएं कि अल्पसंख्यक हैं कौन। अल्पसंख्यक दो आधार पर हो सकते हैं, एक तो धार्मिक आधार पर और दूसरा भाषाई आधार पर। ठीक है, एक तो धार्मिक आधार पर और दूसरा भाषाई आधार पर। तो अल्पसंख्यक के हमारे संविधान में दो आधार दिए गए, एक भाषाई और दूसरा क्या है, धार्मिक। ठीक है, भाषाई और धार्मिक दो प्रकार के अल्पसंख्यक हो सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिक के किसी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब यहाँ पे जो बात कही जा रही है अनुच्छेद 29 में, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। यहाँ पर जो विषय वस्तु है वह यह है कि भारत के नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर समझना आपको थोड़ी सी जो बात है, जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो ये है कि ये जो बात की जा रही है अनुच्छेद 29 में, नागरिकों के किसी अनुभाग के लिए है। नागरिकों के किसी अनुभाग का कतई मतलब अल्पसंख्यक नहीं होता है। इसका कतई मतलब अल्पसंख्यक नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बयान में कहा भी है कि अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए लागू नहीं है, ये सबके लिए लागू है। क्योंकि यहाँ पर शब्द समूह क्या है, नागरिकों के किसी अनुभाग को। ठीक है, किसकी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है, बोली आप समझते हैं क्या है। जैसे अगर कोई सीतापुर का है तो जो स्थानीय वहाँ की बोली है वो उसमें जब बोलता है तो वो बोली होता है। देखो, बोली और भाषा में सामान्य सा अंतर ये है कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है और भाषा हमेशा व्याकरण से बंधा हुआ होता है, उसके नियमों से बंधा हुआ होता है। जैसे अवधी आपकी बोली है, भोजपुरी आपकी बोली है, क्योंकि भोजपुरी में लिखने की कोई व्यवस्था नहीं। कैसे आप भोजपुरी लिखेंगे? तो जो भोजपुरी आप लिखते हैं ना, वो लिखते आप हिंदी के ग्रामर के अनुसार हैं, बस क्या है वो लहजा अलग है। तो बोली और भाषा में यही अंतर है कि भाषा आपका ग्रामेटिकली होता है और बोली का कोई ग्रामर नहीं होता है। लिपि जो है लिखने का तरीका है। लिपि क्या है, लिखने का तरीका है। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि में अभी हम लोग लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि का मतलब ये होता है कि लिखना प्रारंभ किया जाएगा बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर लिखना प्रारंभ किया जाएगा। तो ये देवनागरी लिपि आपकी होती है।
तो लिपि का मतलब होता है कि भाषा को किस प्रकार लिखा जाएगा, वो कॉपी पर लिखना है, किस बोर्ड पर लिखना है। इनफैक्ट जब आप मोबाइल में टाइप कर रहे होते हैं तो भी आप देवनागरी में ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से लिख चले जाते हैं। तो लिपि का मतलब होता है कि लिखना कैसे है, और संस्कृति का मतलब होता है द वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, ये संस्कृति है। तो अनुच्छेद 29 भारत के नागरिक के किसी भी अनुभाग को यह अधिकार देता है कि वो अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित करे, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि भारत क्या है, बहुविध देश, यानी कि विविधताएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो उन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए सबको इस बात की आज़ादी दी गई कि वो अपने कल्चर को अपने मुताबिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है वह क्या है कि किसी भी धार्मिक संस्थान, कोई भी धार्मिक संस्थान हो या जो कि राज्य के अंतर्गत आता हो, जिस पर राज्य का जो है प्रशासन एक तरीके से चलता हो, तो वहाँ पर या कोई राज्य द्वारा संचालित कोई व्यवस्था चल रही हो, तो वहाँ पर जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। इसका भी अधिकार किसको दिया जाता है, अनुच्छेद 29 के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला जो आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 30, उसकी बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 30 है आपका, ये मुख्यतः अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 सबके लिए है, लेकिन अनुच्छेद 30 क्या है, मुख्यतः अल्पसंख्यक के लिए। अनुच्छेद 30 क्या है, मुख्यतः अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए है। अल्पसंख्यक कितने आधार पर होते हैं, 2 आधार पर। मैंने अभी बताया था आपको, अल्पसंख्यक का आधार क्या है, 2 है। भारत में संविधान का जो नियम है उसके अनुसार अल्पसंख्यक के 2 आधार हैं, एक तो धार्मिक और दूसरा है आपका भाषाई। तो 2 आधार पर भारत में अल्पसंख्यक होते हैं। हालांकि अल्पसंख्यक के मामले में बहुत पारदर्शिता नहीं है, जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि कमियां हैं, और स्पष्ट परिभाषा अल्पसंख्यक की नहीं दी जा सकी है। बस क्या है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी आधार पर कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 30 में आप देख पाएंगे सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान स्थापित करने की और प्रशासन करने की छूट है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक समूह है तो अपना संस्थान स्थापित कर सकता है और इसका प्रशासन यानी कि संचालन भी खुद ही कर सकता है वो। तो इसका अधिकार दिया गया किसी अल्पसंख्यक समूह को। इसके अलावा राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होंगे। यानी कि जैसे सबके साथ ट्रीट किया जाएगा वैसे उनके साथ भी ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझना है कि आपने देखा था कि राज्य किसी विशेष धर्म के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 कहता है कि राज्य किसी धर्म के विशेष के लिए कोई बेहतरी की व्यवस्था नहीं करेगा, कोई अलग से पैसा खर्चा नहीं करेगा। लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, जैसे मुस्लिमों के मदरसे हैं, जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, जब इनको अनुदान देने की बात होगी तो सिर्फ इस आधार पर इनके अनुदान को नहीं रोका जाएगा कि ये विशेष जो है किसी समुदाय से संबंधित हैं, किसी अल्पसंख्यक ग्रुप से संबंधित हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि यदि कोई अल्पसंख्यक विद्यालय है तो जब सरकार अनुदान देगी तो उसे सिर्फ इस आधार पर अलग नहीं कर दिया जाएगा कि राज्य को तो पोषित नहीं करना किसी धर्म को, इस आधार पर उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इस तरह जो है कंक्लूजन हम ये निकाल पाते हैं कि जो अनुच्छेद 30 है वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, और जो अनुच्छेद 29 है
वो अल्पसंख्यकों के अलावा और लोगों के लिए भी है, यानी कि वो दोनों पर बराबर रूप से लागू होता है। ठीक है, वो दोनों पर बराबर रूप से लागू होता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 30 और 29 और 30, जिसमें आपने क्या समझा कि शिक्षा संबंधी जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसको आपने यहाँ पर समझा। ठीक है, इससे संबंधित कई विवाद हैं, कई मामले हैं जिनकी चर्चा फिर कभी करेंगे। इस क्लास में संभवतः नहीं हो पाएगा, फिर कभी इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मुलाकात करते हैं और फिर बात करेंगे हम संवैधानिक उपचारों की। संवैधानिक उपचार जिसकी चर्चा आर्टिकल 32 में की गई है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उस अनुच्छेद से मौलिक अधिकार संरक्षित होते हैं। वही अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उसे संविधान की आत्मा भी कहा था। ठीक है, तो अगली क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे उस पर, अनुच्छेद 32 पर, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।